हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। बेटा आज जो है क्रैश कोर्स जो 50 डेज़ का है उसको स्टार्ट करने गुरुकुल पाठशाला क्या है चल रहा है। तो गुरुकुल पाठशाला की तरफ से 50 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स के मुख्यतः जो बिंदु हैं उनको क्या है धीरे धीरे डिस्कस करते हुए उन पे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है हम लगवाएंगे। तो हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा रणनीति क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें आप जो क्लास लेक्चर, जो शॉर्ट रिवीजन में क्लास लेक्चर दिया जाएगा उसको आपको एक एक लेक्चर को आप ध्यान देंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे उन लेक्चर पे, जो लेक्चर आपको बताया जाएगा उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नीट का और प्रीवियस ईयर जेई का। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा इन 50 दिनों में। लेकिन हाँ, अगर ये आप पूरे चैप्टर का कर लेते हैं इन 50 दिनों के अंदर तो समझ लीजिए कि आपको इसके सिवा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए अगर ये आप कर लेते हैं तो। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। क्लास लेक्चर आपको अटेंड करना है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट का और प्रीवियस ईयर क्या जेई का। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। प्रीवियस ईयर जेई का पूरा ना कर सके तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही करिए, लेकिन करिए जरूर। देखिए आपका जेई और नीट दोनों के लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जेई और नीट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए आज 20 जुलाई 2020 है। इसी में 11th और 12th का सिलेबस हमको खत्म करना है। आप जानते हैं कि 11th में जो टॉपिक है मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, हीट है, एसएचएम और वेव है। ये आपके 11th के टॉपिक हैं। आप जानते हैं कि जो नीट और जेई में जो आते हैं, नीट और जेई में जो बनता है वह ध्यान दीजिएगा, नीट और जेई में जो क्वेश्चनों की संख्या आती है वह कुछ इस प्रकार से आती है। ये देखिएगा, मैकेनिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन नीट में आते हैं और जेई में 4 से 5 क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जेई में 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट में करीब 2 क्वेश्चन आते हैं। हीट में 2 से 3 क्वेश्चन जेई में आते हैं, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एसएचएम और वेव में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिएगा क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी से जेई में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिएगा, जेई में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में 6 से 7 क्वेश्चन। एक बढ़ भी सकता है, कोई घट भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जेई में 3 क्वेश्चन आते हैं, नीट में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स में जेई में 3 क्वेश्चन रहता है, नीट में 5 क्वेश्चन रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जेई में 5 क्वेश्चन रहता है, नीट में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके क्वेश्चनों का क्या है, यहाँ पे सेगमेंट है। तो एक एक सेक्शन को उठाया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक एक सेक्शन को उठाया जाए। जो स्कोरिंग सेक्शन है, एक तरह के सेक्शन हैं, ठीक है, उनको एक साथ उठाया जाए और एक साथ उनको हम क्या है ले चलें। तो जैसे स्कोरिंग सेक्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत हम लोग करेंगे। देखिएगा, जैसे मैं ले चल रहा हूं वैसे ही आप चलिए। इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लीजिए, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए, ऑप्टिक्स, ये 12th का है, जैसे 12th का भी पढ़े हैं तो बहुत तेज ये रिवीजन भी होगा। और 12th से मैक्सिमम सेक्शन आते हैं, याद रखिएगा 11th से ज्यादा 12th में क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो ज्यादा रहते ही हैं 12th वाले। तो पहले आप 12th के सेक्शन को क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप 11th के सेक्शन को अच्छे से क्या है तैयार कर लीजिए। चूंकि क्रैश कोर्स है तो कहीं से शुरू हो सकता है। अब टारगेट वारगेट है तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो कहीं से भी कोई सेक्शन उठा लीजिए और उन पे क्या है क्लास लेक्चर को ध्यान दीजिए। क्लास लेक्चर का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जैसे जैसे चलता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको गूगल ड्राइव, मतलब उसी लिंक में, अभी नहीं, जब 1-2 लेक्चर हो जाएंगे तो गूगल ड्राइव पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर नीट का आपको उसी गूगल ड्राइव पे मिलेगा, फिर प्रीवियस ईयर जेई का आपको मिलेगा। तो ये सब आप काम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर ये सब काम आप कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात को समझ रहे हैं। तो आज का दिन 20 जुलाई है, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास 12th का। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हुए उनको क्या है रिवीजन किया जाए। और अगर इस तरह से रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब चलो बच्चों, क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 चीजें हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रो
डायनेमिक्स, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दो तरह की चीजें इस इलेक्ट्रिसिटी में होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर आता है, देखिएगा एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर आता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्लास 12 के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आता है। यानी 15 में से 3 चैप्टर आपका ये एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है भाई। पहला और दूसरा चैप्टर हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखते हैं क्लास 12 का, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। तो चलो भाई एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी क्लास 12 का कौन सा चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए फर्स्ट लेसन क्या है, चला जाए फर्स्ट लेसन कैसे है उसको देखते हैं। देखो भैया फर्स्ट लेसन में क्या है, चार्ज के बारे में बताया गया है, कूलम्स लॉ के बारे में बताया गया है। देखिए फर्स्ट लेसन जो कर रहा है वह क्या कर रहा है, चार्ज के बारे में बताएगा, कूलम्स लॉ के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, गॉस थ्योरम के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएगा। ये फर्स्ट चैप्टर होता है। जो सेकंड चैप्टर होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है, और फिर कैपेसिटेंस के बारे में बताता है। लेकिन मैं दोनों को मिला के, जैसे मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा तो साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं बता दूंगा, तो दोनों को मिला के हम ले चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला के ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें शुरुआत हम करते हैं सबसे पहली चीज चार्ज से, मतलब इसका जो फंडामेंटल आता है वह कहां से स्टार्ट होता है, वह चार्ज से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग चार्ज से स्टार्ट किया जाए कि चार्ज क्या है। तो आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, चार्ज। इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब चार्ज क्या है, चार्ज क्या कहा जाता है, चार्ज से स्टार्ट करते हैं एक्सेस एंड डिफिशियंसी, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस एंड क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, चार्ज कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, उसको चार्ज कहा जाता है। एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब एक्सेस और डिफिशियंसी जो इलेक्ट्रॉन का होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, उसको चार्ज कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को हम चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl बनता है, तो ये बताओ भाई NaCl अगर बनेगा, ये बताओ NaCl बनता है तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बताइए क्या डिफिशियंसी हुई कि नहीं इलेक्ट्रॉन की, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या एक्सेस हुए कि नहीं इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। एक्सेस और डिफिशियंसी जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब देखिए हमको इस चैप्टर के अनुसार चार्ज की डेफिनेशन देनी है, तो इस चैप्टर के अनुसार चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर से एसोसिएट होती है, मतलब मैटर होना चाहिए, मास होना चाहिए, बिना मास के चार्ज नहीं पॉसिबल होगा। जो किसी मैटर से एसोसिएट होता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और इसी के साथ एनर्जी भी रेडिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इसी से एनर्जी भी रेडिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो मतलब क्या कहने का मतलब है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, यानी क्या कहने का मतलब है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विथ मैटर, जो मैटर से एसोसिएट होता है, ड्यू टू विच प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ
ये देखिएगा रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करता है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द मैटर, जो मैटर से एसोसिएट होता है, ड्यू टू विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, ये रेडिएट करता है। ठीक है भाई, तो ये चार्ज की बेसिक डिफिनीशन हो गई। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब देगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कब मैग्नेटिक फील्ड देगा। चार्ज एक ही है, लेकिन किस तरह से ऐसी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को ये शो करेगा, क्या है, कैसे है, आइए उनको जरा देखते हैं, कैसे ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, क्या चीजें होता है, आइए जरा इनको देखते हैं, क्या है, कैसे है। ठीक है भाई, तो कैसे ये इन चीजों को शो करेगा, आइए देखते हैं। कब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे देगा, कब क्या है, कैसे, भैया डायरेक्ट ऐसे हो जा रहा है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रहा है। तो देखो भाई, ये ध्यान दो, ये अगर चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट पे होता है, तो प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए पहला चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज जो होगा वह रेस्ट पे होगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो केवल और केवल यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। केवल और केवल यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कब, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो। अब दूसरा चीज, अगर चार्ज मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ई एंड बी बोथ, यानी दोनों चीजों को प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस ई एंड बी बोथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजों को वह क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, प्रोड्यूस ई एंड बी बोथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को वह क्या करता है, वह प्रोड्यूस करता है। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। ठीक है, चार्ज नीट में पूछा भी गया, ये चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट हो रहा है तो एक्सिलरेट होने का मतलब ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ई एंड बी, ठीक है, एंड रेडिएट एनर्जी। चलिए भाई, रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब, प्रोड्यूस ई एंड बी एंड रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना। ठीक है, रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपका हो गया चार्ज से रिलेटेड। चार्ज जो होता है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका जो होता है चार्ज का, वो क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। इसको हम लोग एम्पियर सेकेंड कहते हैं, या इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वह AT होता है। ठीक है, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, करंट इंटू टाइम होता है, या इसी को एम्पियर सेकेंड कहते हैं। ये क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड कहते हैं, और ये जो होता है वह AT होता है। भाई चार्ज Q इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, AT कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी चार्ज की क्या हो गई, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई चार्ज की, बेसिक डेफिनेशन। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसको हम बता रहे हैं, बाकी उसको क्या है, ठीक है, उसी तरह सुना दे रहे हैं। बाकी जो मेन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी को उसी तरह सुना दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मतलब उनके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहली चीज, चार्ज जो होता है वह क्या, स्केलर क्वांटिटी है। देखिएगा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है।
चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज लीक्स एट द शार्प पॉइंट। चार्ज जो है शार्प पॉइंट पे लीक करता है, मतलब जो नुकीला पॉइंट होता है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं, मतलब ये वाला कोरोना नहीं, जो कोरोना हुआ है, मतलब देखिए कोरोना का नाम तो आप देखते ही बहुत पहले से फेमस है, मतलब कोरोना डिस्चार्ज जिसको कहते हैं हम लोग, भाई 1D ग्राफ जनरेटर में भी उसका यूज किया जाता है। तो चार्ज लीक्स एट द शार्प पॉइंट, ये देखिए चार्ज, ठीक है, लीक्स एट शार्प पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और वहीं से देखिए आएगा भी। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाते वक्त फालतू चीजें पढ़ाते हैं, नहीं, पढ़ने का सब तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सारी चीजें तो हो नहीं पाएंगी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चार्ज लीक्स एट द शार्प पॉइंट, होता क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, ये ध्यान दीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर होता है। याद रखिए, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब वहां पे चार्ज ज्यादा जमा होता है। ये कांस्टेंट पोटेंशियल पे है, किसपे? ये कांस्टेंट पोटेंशियल पे है, ध्यान दीजिएगा। जहां आर कम होता है वहां सिग्मा सबसे ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ये शार्प पॉइंट है, जहां नुकीले पॉइंट होंगे वहां पे चार्ज क्या होता है? सबसे ज्यादा जमा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां कम होगा, जहां नुकीला पॉइंट होगा वहां चार्ज क्या होता है? सबसे ज्यादा जमा होता है। ठीक है, ये चार्ज लीक्स एट द शार्प पॉइंट होता है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे अगर कोई सामान आप खरीदते हैं तो सामान का एक लिमिट है कि आप 1 kg लेंगे, 2 kg लेंगे, 3 kg लेंगे, 4 kg लेंगे, 5 kg लेंगे। इंटीजर के फॉर्म में आप सामान खरीदेंगे। आप डेसिमल के फॉर्म में, मतलब 2.5, 3.5, 3.5 किलो, 4.5 किलो आप सामान नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही यहां पे भी जो चार्ज का अस्तित्व है वह केवल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। मतलब क्या कहने का मतलब, चार्ज इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वह इंटीग्रल फॉर्म है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से है चार्ज। तो क्या कहने का मतलब है, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, यानी चार्ज क्या है? चार्ज इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये देखिए, चार्ज इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उसका वह क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो चार्ज इज इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या होता है? n यहां पे इंटीजर होता है, n यहां पे इंटीजर होता है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या होता है? वह इंटीजर होता है। बात समझ रहे हो ना? तो n क्या होता है? n जो है वह इंटीजर है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया? नहीं हो गया। तो चार्ज इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कोई होता है, जैसे हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम क्या करेंगे? Q इक्वल टू सिर्फ Ne का प्रयोग करेंगे। यही कोई अगर डबल इलेक्ट्रॉन एटम होता है, डबल इलेक्ट्रॉन एटम, ध्यान दीजिएगा, डबल इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब 2He4, याद रखिएगा 2He4 के न्यूक्लियस में
जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, हीलियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या चीजें होंगी? तो भाई न्यूक्लियस में क्या होता है ये बताइए। न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कई बच्चे इलेक्ट्रॉन भी मार के चले आए थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, यही कहता हीलियम एटम में कितने होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, तो उसमें उसका ऑर्बिट भी आ जाएगा। ऑर्बिट भी आ जाएगा कि नहीं? तो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें। जैसे क्वेश्चन में 2019 में आया था हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कितने क्या क्या चीजें होती हैं, तो बहुत बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन भी मार के चले आए थे। अरे भाई, न्यूक्लियस के अंदर तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है ना, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही टिक करेंगे। और हाँ, हीलियम एटम का था, तो एटम में ऑर्बिट भी आ जाती, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर किया जाता। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। तो डबल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर यही कोई होता है तो Q इक्वल टू क्या होता है, N/2E होता है। ये हो गया। मेनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए यही है, ध्यान दीजिएगा। मेनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जैसे मान लीजिए H2O की बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? H2O की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। तो पानी में ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हाइड्रोजन के हो गए, 8 ऑक्सीजन के हो गए। 2 हाइड्रोजन का हो गया, 8 ऑक्सीजन का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू N/10E। बोले भाई Q इक्वल टू N कितना हो गया? 10E हो जाएगा। Q इक्वल टू N/10E हो गया। बोले भाई हो गया कि नहीं? तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम Q इक्वल टू Ne, डबल इलेक्ट्रॉन एटम Q इक्वल टू N/2E, मेनी इलेक्ट्रॉन एटम H2O के लिए Q इक्वल टू N कितना हो गया? 10E हो गया। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब इस पे भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड टोटल प्रोटॉनिक चार्ज ऑफ 1 कप वाटर। 1 कप वाटर का मतलब 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या करना है आपका? क्वेश्चन क्या भैया? फाइंड टोटल प्रोटॉनिक चार्ज ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल प्रोटॉनिक चार्ज ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आपको 250 ग्राम वाटर का टोटल प्रोटॉनिक चार्ज आपको बताना क्या होगा, कैसे होगा। 250 ग्राम, ये ध्यान दीजिएगा। फाइंड टोटल प्रोटॉनिक चार्ज ऑफ 250 ग्राम वाटर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 250 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार 250 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है भाई, तो आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास पता होगा। ये देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास, ये देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, यानी 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। क्यों भाई, सही है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वह 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। क्यों होते हैं? 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे 6.023 इंटू 23 ये मॉलिक्यूल होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं? 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वह 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। 1 ग्राम में क्या होगा? बोलो भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 होंगे। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? 1 ग्राम में क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। अब बचा कितना? 250 ग्राम। ये बताओ 250 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18। 250 अपॉन क्या होगा? 18 होगा। ये देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, 250 अपॉन 18। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 ग्राम होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स पता चल गए, ये आपके यन होंगे कि नहीं? बोले भाई ये तो यन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 250 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 हो जाएंगे। ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हो गए कि नहीं? ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अब बच्चों देखिए Q इक्वल टू कितना होगा? N/10E होगा। प्रोटॉनिक चार्ज के लिए हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, N/10E हो जाएगा, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? N कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23
इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या हो गया 18 हो गया। हो गया कि नहीं? इतना कूलम प्रोटॉनिक चार्ज हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोगों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को तो कॉन्सेप्ट देना है, आप लोगों को वहां खुद डायरेक्ट युद्ध फेस करना है भाई, डायरेक्ट फेस करना है। आप लोग बताइए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के तो वहां पे फेस करना है। तो ये देखिए Q इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 18, इतना कूलम जो हो गया ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? इतना कूलम क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ये टोटल प्रोटॉनिक चार्ज हो गया। अब यहां पे एक बात और याद रखते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये देखिएगा फ्रेम ऑफ ये रेफरेंस, चार्ज क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। इसका यही मतलब है कि मतलब जो चार्ज होता है वह स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी क्या कहने का मतलब है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देखिए मास, लेंथ और टाइम ये सब स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए मास भी डिपेंड करता है, कैसे, आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल, m इक्वल टू m0√1 माइनस v² अपॉन c², l इक्वल टू l0 रूट में 1 माइनस v² अपॉन c², टाइम t इक्वल टू t0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। सब डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है, ये सारे डिपेंड करते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज याद रखिएगा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज को चाहे आप हाथ में रखेंगे तो भी एक कूलम वैल्यू रहेगी, लेके दौड़ेंगे तो भी एक कूलम इसकी वैल्यू रहेगी। ये याद रखिएगा, ये स्पीड पे क्या है, ये डिपेंड क्या है, नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गई। और एक बात ये भी याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे अगर कोई कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर के ऊपरी सरफेस पे चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ध्यान रहे, अगर कंडक्टर वर्ड बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या थिंकिंग हो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर। और यदि नॉन कंडक्टर बोला जाए तो नॉन कंडक्टर के लिए चार्ज उसके अंदर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉन कंडक्टर कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज समान या असमान रूप से फैला होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। और अगर किसी बॉडी के सरफेस पे चार्ज समान रूप से फैला होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है, उसको कंडक्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंडक्टर हो गया और ये नॉन कंडक्टर हो गया, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अब देखिए इस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के साथ साथ ही कुछ चीजों को और ध्यान देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, किस तरह से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला देखिए फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन केवल उसी तरह से जानते रहिएगा। फ्रिक्शन का मतलब होता है अगर हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, ये ध्यान दीजिए, अगर हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सबसे पहले यही इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पूरे विश्व में डेवलप हुई थी। ठीक है, तो फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप बालों में अगर कंघी करते हैं तो देखते हैं कि अगर कंघी को बालों के समीप ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, यानी ये क्या है, किसके कारण है, ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण है। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके कारण है, ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, मतलब वह फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। तो बालों में अगर कंघी करते हैं तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण ऐसा होता है। ये मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या हो गया, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है भाई, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, बात को समझ रहे हैं। अब ये नाम मात्र का है, इसको बस जानते रहिएगा। बादल जो आपस में रगड़ाते हैं वो भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है।
जैसे बादलों से नहीं होता है, ठीक है, आती है बिजली चमकती है, तो ये किसके कारण होता है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बाद अब आता है दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है दूसरा भाई? देखिएगा दूसरा आता है कंडक्शन। ये क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन देखिए नाम से स्पष्ट है, कंडक्शन यानी कंडक्शन में क्या होगा? दो बॉडी को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कंडक्शन में क्या होता है? दो बॉडी को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, यानी टू बॉडी कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। यानी क्या कहने का मतलब है? कंडक्शन में क्या होता है? टू बॉडी, ये ध्यान दीजिएगा, टू बॉडी कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर। और क्या होता है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी क्या होता है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर दोनों बॉडी के बीच नो पोटेंशियल डिफरेंस यानी नो फ्लो ऑफ चार्ज, ये ध्यान देना है, नो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। दोनों बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाके चार्ज का क्या है? फ्लो होगा। और अगर दो बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो कंडक्शन क्या है? टू बॉडी कनेक्ट बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब देखते हैं किस तरह से चार्ज की शेयरिंग होती है फॉर टू आइडेंटिकल बॉडी। ये देखिए टू आइडेंटिकल बॉडी के लिए, टू आइडेंटिकल बॉडी के लिए किस प्रकार से चार्ज की शेयरिंग होती है। मान लो ये एक बॉडी है, ये इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q1 है। ये एक बॉडी है, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज क्या है? q2 है। क्यों भाई? देख रहे हो, ये मान लीजिए एक बॉडी है जिसपे क्या है? यहां पे चार्ज q1 है और वह जो चार्ज है वह क्या है? q2 है। अगर ये दोनों को आपस में टच कराया जाए, ये देखिएगा आइडेंटिकल बॉडी है, इन दोनों को आपस में टच कराया जाए और फिर एक प्लेस पे रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, तो अब इनमें चार्ज कितना हो जाएगा? इनमें जो चार्ज होगा q1 प्लस q2/2 हो जाएगा और यहां जो चार्ज हो जाएगा वह q1 प्लस q2/2 हो जाएगा। इसी को शेयरिंग ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शेयरिंग ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यानी ये चार्ज की क्या हो गई? ये शेयरिंग हो गई, q1 प्लस q2/2 हो गया। फॉर टू नॉन आइडेंटिकल बॉडी, अगर ध्यान दीजिएगा दो नॉन आइडेंटिकल अगर बॉडी होते हैं तो क्या होगा? फॉर टू नॉन आइडेंटिकल बॉडी, ये देखो भाई, फॉर टू नॉन आइडेंटिकल बॉडी, अगर नॉन आइडेंटिकल बॉडी होते हैं दो, तो उनके लिए क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसका रेडियस r1 है, इस पे चार्ज q1 है, और एक बॉडी है, इसका रेडियस क्या है? r2 है और चार्ज क्या है? q2 है। इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर लिया गया, बोले भाई, इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर लिया गया, क्या कर लिया गया? इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर लिया गया, तो आपस में कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए इनमें r1 और r2 के रेशियो से चार्ज क्या है? फ्लो करेगा। और अगर r1 और r2 के रेशियो से चार्ज फ्लो करेगा तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, q1 डैश इक्वल टू q1 प्लस q2 इंटू r1 अपॉन r1 प्लस r2, और ये क्या हो जाएगा? q2 डैश इक्वल टू q1 प्लस q2 इंटू r2 अपॉन क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आता है, ये ध्यान देना, इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए इस तरह से हम चार्ज की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, q1 डैश इक्वल टू, इस फार्मूले को याद रखिएगा, q1 प्लस q2 इंटू r1 अपॉन r1 प्लस r2, q2 डैश इक्वल टू q1 प्लस q2 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये चार्ज की शेयरिंग हो गई। इस प्रकार से हम चार्ज की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से चार्ज की शेयरिंग कर लेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। इस प्रकार से चार्ज की शेयरिंग कर लेंगे, कैसे क्या है, ठीक है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, यहां पे चार्ज की शेयरिंग के बाद क्या है, क्या क्या चीजें हैं चार्ज की शेयरिंग के बाद। देखिए अगर चार्ज की शेयरिंग हो रही है तो अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
इंडक्शन भी एक मेथड होता है चार्ज इंडक्शन, ये देखिएगा इंडक्शन भी एक मेथड है। इंडक्शन के कारण भी हम चार्ज को क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन जो मेथड होता है, इंडक्शन के कारण भी हम चार्ज को क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लाते हैं। लेकिन इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को आपस में टच नहीं कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बॉडी को टच नहीं कराते हैं, बॉडी को एक दूसरे के समीप लाते हैं। और इंडक्शन के लिए एक शर्त होती है कि पहले बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज होना चाहिए और दूसरे बॉडी पे या तो एकदम चार्ज ना हो या तो हो तो उसके तुलना में काफी कम हो। ठीक है, तो इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी, यानी इंडक्शन क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी, ओनली इन बॉडी, नॉट इन पार्टिकल, ये पार्टिकल के बीच नहीं होता। इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी नॉट इन पार्टिकल, ये पार्टिकल के बीच में नहीं होता है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं, ये पार्टिकल के बीच में नहीं होता। तो इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडी नॉट इन पार्टिकल, ये पार्टिकल के बीच में नहीं होता है। ये हो गया आपका इंडक्शन हो गया। तो इंडक्शन के लिए होता क्या है, एक बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज होना चाहिए। देखिए इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप है, इस पे देखिए ये बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज है, ये देखो इस बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज है। इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी पे बहुत चार्ज होता है। ठीक है भाई, ये देखिए इंडक्शन, इंडक्शन में एक बॉडी पे बहुत ज्यादा चार्ज होता है और इसके समीप जो दूसरी बॉडी होती है, बात समझ रहे हैं ना, इसके समीप जो दूसरी बॉडी होती है इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब इंडक्शन में होता क्या है, ये देखिए इसके कारण हम क्या करते हैं, इस पे ये देखिए पॉजिटिव है तो सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये नेगेटिव उसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देता है। यानी जो इंड्यूस चार्ज क्यू डैश हो गया वो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी हम इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे, क्या हम इसका यूज कर पाएंगे, कुछ नहीं यूज कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम ये देखिए इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी, दो बॉडी होता है, इसका नाम होता है इंड्यूसिंग बॉडी और ये होता है इंड्यूस्ड बॉडी होता है। ये देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, सेकेंड स्टेप में हम अर्थिंग कर देते हैं, ये देखिए अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग कर देंगे तो ये देखिए ये अर्थिंग कर देंगे तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ से न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तीसरे स्टेप में हम अर्थिंग को हटा देते हैं, ये देखिए तीसरे स्टेप में अर्थिंग को हटा देते हैं। तो अर्थिंग को जब हटा देते हैं तो अब देखिए ये इंड्यूसिंग बॉडी है और ये इंड्यूस्ड बॉडी है, इस पे किस प्रकार से चार्ज, ऐसे इस तरह से चार्ज रहता है। अभी फिर इंडक्शन नहीं होता है, दोबारा इंडक्शन होने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, दोबारा इंडक्शन होने का कोई प्रोसेस नहीं रहता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये फोर्थ में क्या करते हैं, फोर्थ में क्या करते हैं, अब हम इसी बॉडी को हटा देते हैं, मतलब ये वाली जो बॉडी होती है, जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है, उसी को हम रिमूव कर देते हैं, यानी इंड्यूसिंग बॉडी को ही हटा देते हैं। तो ये देखो इंड्यूसिंग बॉडी को हम क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, इंड्यूसिंग बॉडी को जो है उसको हटा देते हैं। तो जब इंड्यूसिंग बॉडी को हटा देते हैं तो ये जो माइनस चार्ज होता है वो पूरा स्प्रेड कर जाता है, पूरा इंड्यूस्ड बॉडी पे क्या होता है, ये देखिएगा ये जो माइनस चार्ज होता है ये पूरा ये स्प्रेड कर जाता है। ये देखिए ये जो माइनस चार्ज होता है ये इंड्यूस्ड बॉडी पे पूरा स्प्रेड कर जाता है, पूरा फैल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि बिना टच कराए, बिना छुआए, बिना पकड़ाए, बिना तार लगाए हम क्या कर रहे हैं, बिना तार लगाए हम क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ला दिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, यही इंडक्शन कहा जाता है। और यह जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है ना, वह इंड्यूस चार्ज की वैल्यू देखिए क्या होती है, Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जहां के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस। ये देखिएगा ये होता है, क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी होता है, इंड्यूसिंग बॉडी पे जो चार्ज होता है। और क्यू डैश क्या होता है,
चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी होता है, यानी ये क्या होता है, चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी होता है। ये ध्यान देना, चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी होता है। जो इंड्यूस्ड बॉडी पे चार्ज होता है वह आपका क्या होता है, ये क्यू डैश होता है। तो क्यू डैश चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी होता है। ठीक है भाई, तो ये इंडक्शन एक प्रक्रिया हो गई। कौन सी प्रक्रिया हो गई, इंडक्शन। अब इस इंडक्शन के बाद हम लोग चलते हैं कूलम्स लॉ पे, चलते हैं कि आखिरकार कूलम्स लॉ क्या है। चलो भाई, तेजी से एक एक चीजों को देखते चलें और तेजी से इनको हम करते जाएं। तो चलो भाई, कूलम्स लॉ को हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है कूलम्स लॉ। चलो भाई, कूलम्स लॉ को देखते हैं क्या है कूलम्स लॉ। तो देखो बच्चों, कूलम्स लॉ जो होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला क्या होता है, फोर्स होता है। ये ध्यान देना, कूलम्स लॉ जो होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला क्या होता है, ये फोर्स होता है। दुनिया के कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हैं उस पे लगने वाला ये क्या होता है, फोर्स होता है। कौन, कूलम्स लॉ। मान लीजिए एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, R है। तो जो कूलम्स फोर्स होता है F इक्वल टू वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, ये जो कूलम फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। देखिएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला क्या हो गया, फोर्स हो गया, कूलम्स लॉ। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखिएगा, इसके कारण इस पे जो चार्ज होगा वह रिपल्सिव होगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है, फोर्स जो होगा इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वह याद रखिएगा ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो दोनों फोर्स होते हैं वह मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इस पे तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन इस पे आएंगे, केवल फार्मूले के आधार पे ही इस पे क्वेश्चन आता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ ये फ्री स्पेस होता है। ये देखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वह 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। या कूलम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन क्या होता है, ml पावर -2 यल स्क्वायर m पावर -1 यल पावर क्या, यल पावर -3 टी पे 4a का स्क्वायर। ये देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया m पावर -1 यल पावर -3 टी पे 4a का स्क्वायर, m पावर -1 यल पावर -3 टी पे 4a का स्क्वायर। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। एसआई सिस्टम में याद रखिएगा, एसआई सिस्टम में क्या है, ध्यान दीजिएगा, एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। और सीजीएस सिस्टम में ये ध्यान रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। ये किस सिस्टम में होती है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, जो कूलम्स लॉ होता है वह डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर चार्जों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो याद रखिएगा कूलम्स फोर्स जो होता है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है, इसी में देख लीजिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये ध्यान दीजिएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन, यानी अगर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन पॉइंट चार्ज, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज और इंक्रीज, यानी फोर्स बिटवीन देम चेंज
उनके बीच का जो फोर्स होता है वह चेंज होता है। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वह फोर्स क्या होगा भैया, फोर्स बिटवीन देम चेंज, यानी उनके बीच का जो फोर्स होता है वह क्या होगा, वह चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा, फोर्स बिटवीन देम चेंज, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन पॉइंट चार्ज फोर्स बिटवीन देम चेंज, उनके बीच का फोर्स चेंज होगा। अब ये देखिए, ये मान लीजिए Q1 और Q2 हैं, इनके बीच आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा फुल्ली भर दिया, पूरा पूर्ण रूप से ये फुल्ली, तो अब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखिएगा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K या इसी को एप्सिलॉन R कहते हैं, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान दीजिएगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का ये रेशियो होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है, परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये रेशियो होता है K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और याद रखिएगा मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पानी के लिए 81 होती है, टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट धीरे से घटता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। भाई जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करेगी। तो K क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो K यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करेगा, K यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फोर्स बिटवीन, अब अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड हो, क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड हो, ये ध्यान दीजिएगा, पार्शियली फिल्ड हो। पार्शियली फिल्ड होने का मतलब हल्का सा अगर फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होने का मतलब अगर हल्का सा फिल्ड होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये क्या है, Q2 चार्ज है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखिए हल्का सा पार्शियली फिल्ड है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस R है और इनका जो थिकनेस है वह T दिया है, ये पार्शियली फिल्ड है। तो अगर पार्शियली फिल्ड है तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा बताएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R माइनस टी प्लस टी रूट K का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको भी ध्यान देना। जैसे अगर Q1 और Q2 दो चार्ज दिए हैं, इनके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस T है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट K का होल स्क्वायर, R माइनस टी प्लस टी रूट K का होल स्क्वायर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इनके बीच का फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट K का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इनके बीच का फोर्स हो गया। अब देखिए इसी में वेक्टर सम वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, वेक्टर सम वाले क्वेश्चन, तो वेक्टर सम देख लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर सम, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर सम ऑफ कूलम्स लॉ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर सम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर सम ऑफ कूलम्स लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कूलम्स लॉ। ये देखिए, चलिए वेक्टर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर सम ऑफ कूलम्स लॉ, यानी वेक्टर सम जो है कूलम्स लॉ का, उस पे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जरा देख लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर, 2 3 4 5 वेक्टर अगर किसी पॉइंट पे एक्ट करता है तो उनको सॉल्व करने का तरीका वेक्टर मेथड से होता है। वेक्टर मेथड है क्या, अक्सर जो होते हैं कूलम्स लॉ पे जो वेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं वह आइडेंटिकल वेक्टर के आते हैं। किसके आते हैं, आइडेंटिकल वेक्टर के आते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर एक दूसरे से, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं, ये देखिए, ये देखिए, अगर F दिया है और ये F दिया है, अगर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो याद रखना इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है
वह क्या होता है, f√2 होता है। ये देखिए ये f√2 हो गया। f कुछ भी हो सकता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है। याद रखिएगा अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट f√2 होता है। दो आइडेंटिकल वेक्टर, ये ध्यान दीजिए, दो आइडेंटिकल वेक्टर f दिया है, f दिया है, अगर एक दूसरे से 60 डिग्री पे होते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा इनका जो रिजल्टेंट होता है f√3 होता है। दो आइडेंटिकल वेक्टर अगर एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं, ये देखिए f हो गया, एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं, तो अगर 120 डिग्री पे होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट हो गया वह f हो गया, ये f हो गया। और आप ये जानते होंगे दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाते हैं, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में हो जाते हैं। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाते हैं, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसी पे चलिए चलते हैं। आप जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जों के बीच का जो फोर्स होता है वह रिपल्सिव फोर्स होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह रिपल्सिव फोर्स होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है वह, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यू है। ये देखिएगा इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यू है। कह ये रहा है किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स बताइए, नेट कूलम्स लॉ बताइए। ध्यान दीजिएगा, किसी एक पर आपको नेट कूलम्स लॉ बताना है, किसी एक पर आपको नेट कूलम्स लॉ बताना है। तो ये चार्ज क्यू दिया है, ये चार्ज क्यू दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज के कारण इस पे आप लोग रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये रिपल्सिव फोर्स का मतलब हो गया। ये देखिए इसके कारण आप लोग इस पे रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे। रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया भैया, F इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। ये देखिए रिपल्सिव फोर्स हो गया। क्यों भाई, ये तो रिपल्सिव फोर्स हो गया, बोलिए। इसके कारण इस पे आप लोग ये रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे। ये देखिए ये चार्ज क्यू है, इसके कारण इस पे भी रिपल्सिव फोर्स होगा। भाई ये चार्ज क्यू है तो इसके कारण इस पे भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, F1 F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए भाई इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं। इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बताइए क्या ये दोनों आइडेंटिकल फोर्स हैं कि नहीं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, F√3 होगा। ये देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट F डैश इक्वल टू F√3 या F डैश इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √3 होगा। बोलो भाई यही तो फोर्स होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। इस तरह से वेक्टर सम वाले इस पे क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये वेक्टर सम वाले जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यही अगर मान लीजिए स्क्वायर होता है तो उस पे किस प्रकार से क्या चीजें होंगी भाई, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, यही अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब ये देखो ऐसे, ये क्या दिया गया, ये स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर पे क्या है, यहां पे चार्ज क्यू दिया 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 है। इस प्रकार से ये स्क्वायर दिया है। इनका जो साइड है वह यल है, इनका जो साइड है वह यल है, इनका जो साइड है वह क्या है, यल है। क्यों भाई, समझ रहे हैं। इनका साइड यल दिया है। करा किसी एक कॉर्नर पे आप नेट फोर्स क्या है बताएं। भाई कोई एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे आप एक नेट फोर्स क्या है बताएं। ये ध्यान दें, किसी एक कॉर्नर पे। तो यहां पर भी हम देखेंगे कितने प्रकार के फोर्स आपके लगेंगे, यहां पर भी देखेंगे। जैसे ये देखिए इसके कारण इस पे जो फोर्स है उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। F1 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, L स्क्वायर। ये देखिए ये Q है, इस Q के कारण इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये देखो इस Q के कारण जो फोर्स है F2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए F1 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, F2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये जो Q और Q दिया गया है, ये देखिएगा ये और Q दिया है,
इनके बीच में जो फोर्स होगा F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, ये भी तो होगा, ये यल है ये यल है तो ये L√2 है, L√2 है, L√2 का मतलब क्या हो गया, 2L² हो गया। देखिए भाई L√2 का मतलब क्या हो गया, 2L² हो गया। मतलब इस पॉइंट पे 3 प्रकार के फोर्स बच्चों लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे 3, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है। अब जो बाहर वाले फोर्स होंगे, ठीक है, जो बाहर वाले फोर्स होंगे उनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बाहर वाले फोर्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो ये बताओ, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, KQ² अपॉन L²√2 होगा। क्यों भाई, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, KQ² अपॉन L²√2 हो जाएगा। अब ये बताओ, क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं? अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो F" इक्वल टू F3 प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो F3 प्लस KQ² अपॉन L²√2 हो गया। ये देखिएगा F" इक्वल टू F3 कितना है भाई, ध्यान दीजिएगा, F3 कितना है, KQ² अपॉन 2L², KQ² अपॉन L², या F" इक्वल टू क्या हो गया, KQ² अपॉन L² 1/2 प्लस √2। ठीक है भाई, समझ गया ना, यही तो हुआ, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो याद रखिए, जब भी एक से ज्यादा फोर्स अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे लग रहे हैं, तो उनको इस तरह से हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए इसी पे 1-2 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए, कैसे क्या है, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लें। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये क्यू दिया है, छोटा क्यू दिया है, छोटा क्यू दिया है, इनका नाम ए है, इनका नाम बी है, इनका नाम सी है, इनका नाम डी है। कराइव नेट फोर्स ऑन सी 0 इफ नेट फोर्स ऑन सी 0, ये ध्यान दीजिएगा, सी पे नेट फोर्स 0 है, फाइंड कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, यानी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो आपको फाइंड करना है। क्या कर रहा है, इफ द नेट फोर्स ऑन सी 0 फाइंड कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, फिर वही काम, हम क्या करें, इस क्यू पे नेट फोर्स निकाल के 0 कर दें, हम इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकाल के हम 0 कर दें। अगर इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकाल के 0 कर दें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये क्यू है, इधर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, R², मान लीजिए R है, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, R² हो जाएगा कि नहीं। और ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये देखिए, ये क्या हो गया, R√2 हो गया। इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स F3 इक्वल टू KQ² अपॉन 2R² हो गया। बताइए, क्या एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं कि नहीं, बोले भाई एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं। जो बाहर वाले फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट ले लो, बोलो भाई एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, अरे बोलो भाई लग रहे हैं कि नहीं। तो जो बाहर वाले फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट ले लीजिए। इनका जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये देखिए F' इक्वल टू KQ अपॉन R²√2 हो गया कि नहीं। अब बताओ, F' और F3 सेम डायरेक्शन में है, F' और F3 सेम डायरेक्शन में है, तो जब F' और F3 सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, F' प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। F' प्लस F3 इक्वल टू 0 हो गया। या ये क्या करेंगे, KQ अपॉन R²√2 प्लस KQ² अपॉन 2R² इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों, ये तो 0 करेंगे, ठीक है, प्लस KQ² अपॉन 2R² इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, KQ बाई R² कॉमन हो गया, ये देखिए KQ बाई R² कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, Q√2 प्लस Q/2 इक्वल टू 0। ये बताइए, जो इधर प्रोडक्ट लिया है वो भी इधर जाके 0 हो गया कि नहीं भाई, जो यहाँ प्रोडक्ट लिया है वो भी तो इधर जाके 0 हो गया। तो जब वो भी इधर जाके 0 हो गया तो हमको Q/Q का रेशियो फाइंड करना है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, q√2 प्लस q/2 इक्वल टू 0, या q इक्वल टू क्या हो जाएगा, या q/2 इक्वल टू माइनस q√2, या q/q इक्वल टू माइनस 2√2/1। क्यों, q और q का रेशियो मिल गया कि नहीं। तो ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आज आपको यहां तक पढ़ाया, वेक्टर सम तक। अब कल जो है इसी के आगे मैं और कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।